अभिक्रिया है बच्चों मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम कहाँ लागू होता है? जब हैलोजन अम्ल की क्रिया द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से कराई जाती है। द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक मतलब एल्कीन। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 है और बच्चों यहाँ पे आपका CH है और द्विबंध से जुड़ा हुआ है CH2। तो इसका नाम यदि आपसे कोई पूछे तो 3 कार्बन है मेथ एथ प्रोप, तो इसका बोल देंगे हम प्रोपीन, क्योंकि ये एल्कीन है ना, मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपीन। इसकी क्रिया जब हम हैलोजन अम्ल से कराते हैं, हैलोजन अम्ल मतलब HCl, HBr या HI, ये आपका हैलोजन अम्ल है। अब बच्चों जब ये हैलोजन अम्ल से संयोग करता है, कहने का तात्पर्य हैलोजन अम्ल की क्रिया हम द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से कराते हैं। तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हैलोजन अम्ल के 2 भाग हैं, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन। हाइड्रोजन आपका धनात्मक भाग, ब्रोमीन आपका ऋणात्मक भाग। तो इसका जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। मतलब ये जो ब्रोमीन है बच्चों, ये कहां पर जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और जो आपका धनात्मक भाग है, धनात्मक भाग का मतलब जो हाइड्रोजन है कहां पे जुड़ेगा? द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो जब हैलोजन अम्ल का द्विबंध से योग होता है, सीधा ये योगात्मक अभिक्रिया है और योग करता है। जब योगात्मक अभिक्रिया में योग होता है तो भाई साहब ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। यहां पर देखिए आप लोग CH3 का CH3 कर दिया और बच्चों आपका यहाँ पे CH का CH कर दिया और यहाँ पे CH एक H जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और ब्रोमीन जाकर के इससे जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो चुका है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि जब हैलोजन अम्ल का द्विबंध से योग होता है, मतलब द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से योग होता है, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। अभिक्रिया है बच्चों हुंसडीकर अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हैलो एल्केन या हैलो एरीन बनाने की विधि है। इसमें अपन लेते क्या है? बसी अम्ल का सिल्वर लवण। बसी अम्ल का पहचान क्या है? कि एल्किल या एरिल के साथ COOH जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए आपका एल्किल या एरिल है, R है यहाँ पे, और COOH। यदि H को हटा दिया जाए और यहाँ पर आपका सिल्वर जोड़ दिया जाए तो ये सिल्वर का लवण कहला गया। बसी अम्ल होता कब? जब RCOOH होता। इस पर हम ब्रोमीन या क्लोरीन प्रवाहित कर दें। जैसे ब्रोमीन किसके उपस्थिति में ये क्रिया होती है बच्चों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो आपका जो Ag है वो एक Br के साथ AgBr के साथ अलग हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए R बचेगा बच्चों, इस एक Br को लेगा तो RBr बना लिया। हमने कहा जो Ag है वो Br को उठाया, AgBr बना लिया। बचा यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन तो बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कि बसी अम्ल के सिल्वर लवण के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में, मतलब यहाँ पर आपका देखिए सिल्वर का लवण है, इसको अपन ने कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में बनाया, अर्थात CCl4 मिलाया तो इससे विलयन बन गया। इस पर क्लोरीन या ब्रोमीन हमने अभिक्रिया कराया तो एल्किल हैलाइड मिल गया। अब ये एल्किल हैलाइड हो गया। इसके जगह कोई एग्जांपल्स ले लो। जैसे यहाँ पर बच्चों आप R के जगह ले लो CH3 या C2H5 COOAg हो गया। यहाँ पर आप ब्रोमीन ले लो या तो क्लोरीन ले लो, तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन ही लेता हूँ। यदि टेम्परेचर आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ही क्रिया होगी। तो Ag जो है वो Br को उठाएगा, बाकी C2H5 है बच्चों, ये Br वहाँ पे जुड़ ही जाएगा, बाकी आपका AgBr अलग हो जाएगा, ठीक, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो ये आपका हो गया हुंसडीकर अभिक्रिया। लेकिन यहीं पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर
हम जब एरिल हैलाइड पढ़ेंगे, यदि आपके एग्जाम में आ गया हुंसडीकर अपक्रिया, तो हम कौन सी अपक्रिया लिखेंगे? तो आप लोग इसी अपक्रिया को लिखेंगे। वहां पे ये नहीं रहता कि आप एरिल हैलाइड बनाओ या एल्किल हैलाइड बनाओ। उसके जगह यदि आपको एरिल हैलाइड का लिखना हो तो थोड़ा सा मेथड चेंज कर देना। C2H5 की जगह C6H5 लिख देना। COOAG है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ब्रोमीन है तो ब्रोमीन रहने दो। किसके उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बनाएगा क्या? C6H5Br। प्रोसेस वही है, बाकी AgBr के साथ AgBr बना लिया। और बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। सेम प्रोसेस है, मतलब एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में या एरिल हैलाइड बनाने की विधि में, दोनों में हुंसडीकर अपक्रिया है। बच्चों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि सर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो चीजें क्लियर है। बसी अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर को हमने मिलाया तो लवण बन गया। COOH होता तो बसी अम्ल होता, H हटाकर Ag जोड़ दिया तो आपका क्या बन गया बच्चों? सिल्वर का लवण। इस पर हमने ब्रोमीन या क्लोरीन की अपक्रिया कराई CCl4 के प्रेजेंस में, तो आपका एल्किल हैलाइड बन गया और ये एरिल हैलाइड है। ठीक है, इनका नाम कोई जानना चाहे तो जान लो भाई साहब। जैसे इसका नाम C2H5Br, तो ब्रोमो आपका 2 कार्बन है तो ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। ये C6H5 है बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम है आपका सिल्वर बेंजोएट। लिख लेना आप लोगों को सिल्वर बेंजोएट, ये नीचे वाला ये सिल्वर बेंजोएट है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग लिख लिया करो नाम। यदि दिक्कत हो तो बता दिया करो। बाकी आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं और ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। अभिक्रिया है बच्चों फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2023 में पूछा गया था। यह अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में प्रयोग करते हैं। वो भी कब? जब हम हैलाइड विनिमय कराते हैं, अर्थात एल्किल हैलाइड को दूसरे एल्किल हैलाइड में बदलना होता है, तब ये हमारा हैलाइड विनिमय के नाम से फिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, इसको हम सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं। तो जैसे मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ा है, वो हट करके वहां से आयोडीन जुड़ जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है हैलाइड विनिमय। मतलब एक हैलोजन परमाणु जो जुड़ा है उसे हटा करके दूसरा हैलोजन परमाणु जोड़ना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ RX, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, ये NaI है। किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों? या तो आप एसीटोन ले लो या तो आप मेथेनॉल ले लो। तो जो आपका R है, देखो R जो है वो I को लेकर के RI बनाएगा, क्योंकि हैलाइड विनिमय है, मतलब हैलोजन परमाणु एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे जो भी क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा है वो आपका यहाँ पे Na ले जाएगा, NaX। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया। अब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, C2H5 है, ठीक है, और X के जगह क्लोरीन है। सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से हैलोजन विनिमय होगा। हैलोजन विनिमय का तात्पर्य है कि हैलोजन परमाणु बदल जाएंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे। तो जब बदलेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे C2H5 है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा था तो इस बार आयोडीन जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन गया, क्या बन गया? एथिल आयोडाइड। और Na के साथ Cl जुड़ गया तो आपका बन गया NaCl। अब C2H5 हमने यहाँ पे एथिल क्लोराइड लिया था, आप कोई दूसरा यौगिक भी ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं कि भाई साहब इसी को ही लें, जरूरी भी नहीं है भाई साहब, आप दूसरा कोई यौगिक ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूं CH3 बच्चों और Br ले लिया। सोडियम, ये जरूर कंपलसरी है कि सोडियम आयोडाइड के साथ ही क्रिया कराएंगे। अब कहोगे सर मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH, ये आपका मेथेनॉल है एल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा? CH3I बना देगा और बच्चों यहाँ पे NaBr बनाएगा। अब आप ही देखो हर एक अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु का विनिमय हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पर X और I के बीच विनिमय हुआ है, क्लोरीन और आयोडीन के बीच विनिमय हुआ है, मतलब सोडियम के पास आयोडीन था तो इसने क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पर जो आपका C2H5 एथिल ग्रुप था, एथिल के साथ आयोडीन जुड़ गया। इनका नाम, जैसे इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड,
इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथिल आयोडाइड, इसका मेथिल आयोडाइड। तो यहां पर हैलाइड विनिमय क्यों कहलाता है अभिक्रिया? क्योंकि हैलोजन परमाणु एक दूसरे से बदलते हैं, तो यह अभिक्रिया हैलाइड विनिमय है। वैसे यहां पर हमने देखा कि एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही बना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एल्किल हैलाइड बदल जाता है। तो ये हो गया फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। नाम थोड़ा सा अटपटा है, हैलाइड विनिमय के नाम से भी पूछ दिया जाता है, इसलिए इसे आप लोग तैयार कर लें। अभिक्रिया है बच्चों विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जिसे विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया से आपका ईथर बनता है और यह एक प्रकार से ईथर बनाने की अभिक्रिया है, साथ में एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया है। हम एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए बच्चों, सोडियम एल्का ऑक्साइड क्या है? आपका एल्का मतलब एल्किल ग्रुप, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, सोडियम मतलब Na। तो ये बन गया बच्चों सोडियम एल्का ऑक्साइड। RONA है क्या? सोडियम एल्का ऑक्साइड। इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई जाती है। एल्किल मतलब R हो गया, कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। X मतलब हो गया हैलोजन परमाणु, तो आपका एल्किल हैलाइड हो गया। जब ये अभिक्रिया होती है बच्चों, तो सिंपल यहाँ से Na जो है वो X के साथ संयोग करता है, तो NaX बन जाता है, बचा R और यहाँ O, और ये R था बच्चों, ये R डैश, और NaX क्या हो गया? अलग हो गया। यानी सोडियम जो है हैलोजन परमाणु को लेकर के चला गया। सही है। अब जैसे मैं यहाँ R की जगह कोई दूसरा कंपाउंड ले लूं, जैसे मेरे पास है C2H5ONA। इसका नाम कोई पूछेगा तो सोडियम 2 कार्बन है एथॉक्साइड। सोडियम क्या है बच्चों? एथॉक्साइड। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए CH3 है और यहाँ पे आपका Cl है, तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या है बच्चों? मेथिल क्लोराइड। अब ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो NaCl बना लेगा। बचा क्या? C2H5O और CH3 जुड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो बनने वाला है वो आपका NaCl बन गया। कितना सिंपल अभिक्रिया है बच्चों, कितना सिंपल। देखिए एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया, साथ में ईथर बन रहा है। तो यदि नाम से आगे अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम भाई साहब ईथर बनाने की विधि में लिखें कि भाई साहब यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। सीधा आपको लिखना है कि एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसके जगह कोई और भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमको सिंपल समझना है ना भाई। इधर उधर भटकने की जरूरत थोड़ी ना है कि एक लंबी अभिक्रिया में चलते रहो। आप एक सिंपल रिएक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे इसका नाम लिखना है, तो देखो एक मेथिल और एक एथिल है, तो आपका जो पहले आएगा एथिल मेथिल ईथर, अल्फाबेट में ही लिखते हैं ना, तो एथिल ई आता है बच्चों, तो इसलिए एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे C2H5 है, इसके जगह आपका मान लीजिए CH3 ही होता, CH3O यानी, और यहाँ पे भी आपका मान लीजिए Cl है बच्चों, तो Cl ही रहता, CH3 रहता, तो इस बार जो उत्पाद बनता CH3O CH3 बनता। सही है कि नहीं? और बाकी NaCl अलग हो जाता। ये अभिक्रिया सिंपल है, उम्मीद करता हूं बन जाएगा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ईथर बनाने की विधि में ये 2 बार आप पढ़ते हो आपके 12th क्लास के सिलेबस में। अभिक्रिया है बच्चों बूटज अभिक्रिया या बूटज रिएक्शन। ये बूटज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ ईथर के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैराफिन बनता है। पैराफिन का मतलब होता है बच्चों एल्केन बनता है। अभिक्रिया समझिए, एल्किल हैलाइड का पहचान क्या है? RX। ये आपका एल्किल हैलाइड है। इसको हम यदि सोडियम के साथ क्रिया करा दें बच्चों, जैसे हमारा ये सोडियम है, ठीक है, और फिर से यहाँ पर हम RX ले लेते हैं, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है। 2X यानी 2 Na ले लेंगे। किसके उपस्थिति में होता है बच्चों अभिक्रिया? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो जब ये आपका X जो है Na के साथ और ये आपका
अलग उत्पाद बन जाएगा। मतलब Na जो है दोनों X को NaX में बदल देगा, तो बचेगा R और R। मतलब एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप जुड़ जाए बच्चों तो वो आपका पैराफिन, पैराफिन का मतलब होता है एल्केन। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, Na जो है NaX बनाता है। अब इसका जब आप एग्जाम्पल लोगे तभी आपको समझ में आएगा, वैसे तो समझ में आ नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों CH3I, इसका नाम है आपका मेथिल आयोडाइड। क्या बच्चों? मेथिल आयोडाइड। बाकी Na आपका 2 भाग हो गया। यहाँ पे भी आपका मेथिल आयोडाइड ही लेना है, दोनों जगह सेम लेना है। अब ये क्या करेगा, आयोडीन और सोडियम ये आपस में उत्पाद अलग बना लेंगे। बचेगा क्या बच्चों? CH3 और CH3, 2 कार्बन है मेथ एथ, तो ये बन गया एथेन। और आपका यहाँ पे 2Na, Na जो है I अलग हो गया। तो जब हमने एल्किल हैलाइड को सोडियम ले लिया, या तो आप इसके जगह कॉपर ले लो या तो सिल्वर चूर्ण ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। किसके उपस्थिति में बच्चों? तो यहां पर आप लिख सकते हो शुष्क ईथर। क्या लिख लो? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो ये आपका शुष्क ईथर यहां पर भी है। तो जब हमने एल्किल हैलाइड को सोडियम, इसके जगह आप कॉपर ले सकते हो, इसके जगह आप सिल्वर चूर्ण ले सकते हो, इसको हम शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं बच्चों, तो पैराफिन बनता है। यही आपका बूटाजब क्रिया है। अब जैसे यहां पर आपका बूटाजब क्रिया में देखिए एल्किल हैलाइड, यहां पर एल्किल हैलाइड, दोनों भाग आपका एल्किल हैलाइड है। जब बूटज फिटिंग पढ़ेंगे बच्चों, बूटज फिटिंग अपक्रिया, तो एक भाग आपका एल्किल हैलाइड और एक भाग आपका एरिल हैलाइड हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, ये बूटज अपक्रिया है। जब हम बूटज फिटिंग अपक्रिया पढ़ते हैं तो एक भाग आपका एल्किल हैलाइड और एक भाग आपका एरिल हैलाइड, तो बूटज फिटिंग कहला जाता है। और जब हम फिटिंग अपक्रिया पढ़ते हैं तो दोनों जगह आप एरिल हैलाइड लोगे। तो कहीं ना कहीं जब आप दोनों एल्किल हैलाइड देखो, RX दोनों एल्किल हैलाइड है, तो बूटज अपक्रिया। एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड ले लो तो बूटज फिटिंग अपक्रिया। दोनों में एरिल हैलाइड ले लो तो आपका फिटिंग अपक्रिया हो जाता है। तीनों के तीनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे, कॉपर, सोडियम या सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। तो ये आपका हो गया बच्चों बूटज अपक्रिया। यहीं पे यदि हम जिंक का प्रयोग कर दें तो ये कहला जाता है आपका फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ओके, तो बूटज अपक्रिया आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में आएगा तो बन जाना चाहिए। अभिक्रिया है बच्चों फ्रैंकलैंड अपक्रिया या फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यह एल्किल हैलाइड की रासायनिक अपक्रिया है जिससे आपका पैराफिन बनता है। पैराफिन मतलब एल्केन बनता है। यह अपक्रिया बच्चों बूटज अपक्रिया के ही समान है। यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जिंक चूर्ण के साथ हम क्रिया कराएंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया में। वहीं पे जब हम बूटज अपक्रिया पढ़ते हैं बच्चों तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हम सोडियम, कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं। तो चलिए, एल्किल हैलाइड का पहचान है बच्चों आपका RX। ये आपका एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया हमको कराना है जिंक चूर्ण के साथ। तो ये आपका जिंक चूर्ण हो गया। एल्किल हैलाइड का 2 भाग लेंगे, ध्यान रखना, ये आपका एल्किल हैलाइड है। किसके उपस्थिति में होता है बच्चों? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो X है वो जिंक के साथ जुड़ जाएगा, बचेगा हमारा R और R। तो यही R एल्किल और एल्किल मिलता है तो आपका पैराफिन मतलब एल्केन बनाता है। बाकी Zn बच्चों 2 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं, ZnX2 का निर्माण करते हैं। अब जैसे मैं RX हमारा एल्किल हैलाइड है, इसके जगह कोई हम यौगिक ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ C2H5 और यहाँ पर I, तो इसका नाम है आपका एथिल आयोडाइड। क्या बच्चों? एथिल आयोडाइड। इसकी क्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं। यहाँ पे भी हम C2H5 और I एथिल आयोडाइड लेते हैं। किसके उपस्थिति में होता है अपक्रिया बच्चों? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो ये जो आयोडीन है वो जिंक के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ बच्चों? जिंक के साथ। तो जिंक आयोडाइड बनाएगा, जिंक ZnI2 बना लेगा। बचेगा यहाँ पे C2H5 और ये C2H5। तो ये आपका पैराफिन बन गया, इसका नाम हो गया। अब जैसे 2 कार्बन और 2 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों? ब्यूटेन। तो ये आपका ब्यूटेन बना लिया और जिंक जो है ZnI2 में बदल गया।
ठीक है। यदि बच्चों यहाँ पर हम जिंक के जगह सोडियम ले लेते, ध्यान रखिएगा, यदि जिंक के जगह सोडियम ले लेते तो यह अपक्रिया आपका वोल्टेज अपक्रिया कहला जाता। एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ गर्म कर देते हैं शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो फिर आपका पैराफिन ही प्राप्त होता है, लेकिन वो वोल्टेज अपक्रिया कहला जाता है। लेकिन वहीं पे जब हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, किसके उपस्थिति में बच्चों? शुष्क ईथर। यहाँ पर आप लिख देना शुष्क ईथर। शुष्क ईथर रहना ही चाहिए, इसी के उपस्थिति में अपक्रिया संपन्न होती है। शुष्क ईथर नहीं लिखोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो जब हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका पैराफिन बनता है। पैराफिन का मतलब होता है एल्केन। बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है कि ये पैराफिन है क्या। पैराफिन बच्चों आपका एल्केन है। तो ये फ्रैंकलैंड अपक्रिया आपको वोल्टेज अपक्रिया के ही समान तैयार करना है। वोल्टेज अपक्रिया में आप जिंक की जगह सोडियम ले सकते हो, कॉपर या सिल्वर चूर्ण ले सकते हो। तो एक के साथ एक अपक्रिया आपका क्लियर हो जाता है। आपके लिए अपक्रिया है बच्चों हाफमैन अपक्रिया। हाफमैन अपक्रिया 12th केमिस्ट्री में आप 2 बार पढ़ते हो, एक तो एल्किल हैलाइड की रासायनिक अपक्रिया में और दूसरा जो अपक्रिया होता है वो एमीन बनाने की विधि में। हाफमैन अपक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। वैसे भी बच्चों जब हम एमीन बनाते हैं तो एमीन बिना अमोनिया के हम नहीं बना सकते। तो किसी भी यौगिक से जब हम एमीन बनाते हैं तो उसमें अमोनिया की क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ भी हम एल्किल हैलाइड के साथ अमोनिया की क्रिया कराते हैं। तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, यहाँ तक चतुष्क यौगिक अर्थात जो चतुष्क अमोनियम लवण वो भी बनता है। तो चलिए अपक्रिया के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड में जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए CH3 और बच्चों आयोडीन यानी जोड़ दो तो आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3। क्या होता है? NH3। देखिएगा बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा सा आप लोगों को डीप में समझना जरूरी है। बच्चों एक H यहां से निकलेगा और I के साथ क्रिया करेगा, सही है। तो आपका हो जाएगा CH3 और यहां पे आपका I निकल गया और यहां से एक H निकल गया तो आपका बनाया वो H और I। क्या बनाया? H और I। तो यहां पर आकर के जुड़ गया NH2। क्या बन गया बच्चों? NH2। तो ये आपका बन चुका है प्राथमिक एमीन। क्या बन गया? प्राथमिक एमीन। यानी नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो आपका प्राथमिक एमीन। ये जो प्राथमिक एमीन ये शांत नहीं रहता है, मतलब जो आपका प्राथमिक एमीन बना CH3 और NH2 ये आपका प्राथमिक एमीन शांत नहीं रहता। फिर से वो एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया करता है। एल्किल आयोडाइड का मतलब है आपका CH3 और I के साथ। अब ये क्या होगा बच्चों? आप लोगों ने समझा है कि जो I है वो H के ही साथ क्रिया करके HI बनाएगा, सही है कि नहीं? HI बनाएगा। तो मतलब एक CH3A और एक CH3A तो कुल मिलाकर के CH3 2 हो गया, ठीक है। और एक H इसका निकल गया है बच्चों तो आपका NH बन गया। तो ये आपका प्राथमिक एमीन था, ये आपका द्वितीयक एमीन बन गया। मतलब प्राथमिक एमीन बना फिर द्वितीयक एमीन। ये द्वितीयक एमीन फिर से शांत नहीं बैठता है, फिर से अगले स्टेप में चलेगा। मतलब CH3 का होल ट्वाइस है और आपका NH है बच्चों। क्या है? NH। फिर से एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया होगी CH3I। अब देखिए आपको प्रोसेस पता है कि यहां से H और I दोनों अपने साथ में HI के रूप में बाहर। अब CH3 यहां 2 थे और यहां एक और, तो CH3 की संख्या 3 हो गया और यहां केवल N हो गया। ये आपका तृतीयक एमीन हो गया बच्चों। एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ जली अथवा एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एमीन बनते हैं। मतलब प्राथमिक एमीन बनता है, द्वितीयक एमीन बनता है। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो मेथिल एमीन, डाइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन ये बन रहा है। अब इसका चतुष्क अमोनियम लवण कैसे बनता है कि भाई साहब अब यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता कितनी होती है? 3।
तो यहां पर एक एल्किल समूह 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। यहां पर 2 एल्किल समूह 1 हाइड्रोजन, यहां पर तीनों एल्किल समूह से जुड़े हैं। तो यहां तक तो क्लियर है, लेकिन इतने में ही नहीं रुकता। ये अमोनियम का चतुष्क लवण चतुष्क यौगिक कैसे बनाता है, यहां पर देखिए CH3 की संख्या 3 है और यहां पर N है बच्चों। ये फिर से CH3I से क्रिया करेगा। तो अब इस बार क्या करेगा, यदि मान लीजिए नाइट्रोजन की क्षमता है 3 बंध बनाने की, बट यदि नाइट्रोजन किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर CH3 करना बच्चों। यहां पे C2 कर दिया मैंने, तो ये आपका CH3 हो गया। एक और CH3 हो जाएगा तो CH3 4 हो जाएगा। लेकिन N के पास बंध बनाने की क्षमता केवल और केवल है कितना, केवल और केवल 3। तो जब ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए पॉजिटिव, और तब ये 4 बंध बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो आपको आयोडीन को मिला है बच्चों। तो इस प्रकार से ये टेट्रा एथिल 4 है ना, तो टेट्रा मेथिल हो जाएगा, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड। तो ये आपका हो गया एमीन बनाने की विधि में भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया ही बच्चों, और दूसरा जो अभिक्रिया होता है एमीन बनाने की रिएक्शन। आपके लिए अभिक्रिया है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये अभिक्रिया आपके एल्किल हैलाइड में भी है, एरिल हैलाइड में भी है, फिनाल में भी है। लोगों को दिक्कत होता है कि कौन सा अभिक्रिया लिखें। जब एग्जाम में पूछा जाए बच्चों तो इसके साथ और अभिक्रियाएं होती है। जैसे आपका मान लीजिए हेलो एल्केन की और अभिक्रियाएं हैं तो आपको उसमें हेलो एल्केन वाला लिखना है फ्रीडल क्राफ्ट। यदि मान लीजिए फिनाल वाले चैप्टर से है तो फिर आपको फिनाल का रिएक्शन लिखना है। अभी मैं यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों रिएक्शन करा देता हूँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है, ये हमेशा नोट करना। तो चलिए अभिक्रिया लिखते हैं बच्चों। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में हम बेंजीन से क्रिया कराते हैं। बेंजीन की क्रिया, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से कराएंगे। तो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन रिंग सबको पता है। अब जैसे बच्चों ये बेंजीन है, ठीक है। अब इसके साथ हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करा रहे हैं। देखिए CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड की क्रिया। और हमेशा याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही होगा, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। मतलब 3 बार पूरे आपके बुक में 12th केमिस्ट्री में 3 बार आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ना पड़ता है, मिनिमम 3 बार, 3 अभिक्रियाएं। तो तीनों जगह निर्जल AlCl3 लेना है। अब देखिए बच्चों यहां से एक H निकलेगा, इस बेंजीन के हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों तो वहां पे जाकर के आपका CH3 जुड़ जाता है, तो ये बना लेता है टालुइन और HCl बाहर हो गया। बस सिंपल प्रोसेस है कि एल्किल हैलाइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं, जिसे हम टालुइन के नाम से जानते हैं। और इसका नाम हो जाएगा, इधर आपका मेथिल है बच्चों तो मेथिल बेंजीन बना लिया। तो ये तो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया एल्किल हैलाइड का, ये एल्किल हैलाइड का। और इसी एल्किल हैलाइड को हम एरिल हैलाइड से करा दें। एल्काइलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना ही एल्काइलीकरण कहलाता है। जैसे यहां पर बेंजीन के साथ एल्काइलीकरण हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि एक और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराओ, तो एक और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यहां पे मैं करा देता हूं। देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये बच्चों बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ यदि आपके पास क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और इसकी क्रिया एल्काइलीकरण मतलब एल्किल हैलाइड CH3Cl से करा दें तो ये जो है अभिक्रिया है निर्जल AlCl3 के ही उपस्थिति में होता है। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगा निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होगा। ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जो मैं बता रहा हूं ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। तो इसमें बच्चों 2 भाग बनते हैं, इसका भी आप 2 का गुणा कर दो, 2 यहां पर। मैं बताता हूं कारण कैसे होता है, देखिएगा। ये आपका बच्चों यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन रहने दो, इसके आर्थो पोजीशन पे जैसे यहां से H निकलेगा और CH3 जुड़ेगा, तो यहां पे एक भाग CH3 जुड़ गया
और कुछ भाग जो है पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। पैरा पोजीशन का मतलब आपको समझा रहा हूं, देखिएगा ये आपका क्लोरीन है और इसके नीचे वाला भाग को बच्चों में बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे आपका जुड़ गया CH3। तो अर्थोक्लोरोटालुइन और ये पैराक्लोरोटालुइन, बाकी H निकलकर Cl के साथ HCl बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो अपक्रिया है ये कहाँ पे आप पढ़ोगे, हेलोएरीन पर। ये जो अपक्रिया है बच्चों वो हेलोएल्केन पर। हेलोएल्केन की क्रिया बेंजीन से करा दी तो टालुइन मिला। ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है एल्किल हैलाइड के लिए। एरिल हैलाइड यहाँ पर हमने लिया है, देख सकते हैं हेलोएरीन मतलब क्लोरोबेंजीन लिया है, इसका हमने एल्काइलीकरण कराया है, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराया है। तो एल्काइलीकरण मतलब एल्किल समूह जुड़ा है। तो अर्थोक्लोरोटालुइन, इसका नाम है बच्चों अर्थोक्लोरोटालुइन है, ठीक है, टालुइन। और अगला है पैराक्लोरोटालुइन, इसका नाम है बच्चों टालुइन। नाम भी जरूरी है ना, इसका नाम क्या बच्चों, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम है एल्किल हैलाइड में आपका मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। समझ में आया? ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एल्किल हैलाइड का और एरिल हैलाइड का हो गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है, और जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन से कराते हैं तो टालुइन बनता है। वहीं पे जब हम क्लोरोबेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो अर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन बनाता है। उम्मीद करता हूं कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया समझ गए होंगे, यदि एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। आपके लिए अपक्रिया है बच्चों कार्बिल एमीन अपक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और 12th क्लास के केमिस्ट्री में आप 2 बार कार्बिल एमीन अपक्रिया पढ़ते हो। एक तो आपका होता है क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया, या तो आपकी एमीन की रासायनिक अपक्रिया। दोनों में कार्बिल एमीन अपक्रिया मिलता है और दोनों सेम है। अब जब कार्बिल एमीन अपक्रिया होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। जैसे हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन से करा दें तो भी कार्बिल एमीन कहलाएगा, या प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा दें तो भी आपका बनेगा क्या बच्चों, कार्बिल एमीन। अब जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन से कराते हैं, C6H5NH2, इसे बोलते हैं एनिलीन या एरोमेटिक एमीन। इसकी क्रिया बच्चों क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे तो सूत्र क्या होता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। क्षारीय माध्यम में KOH लेते हैं। अब KOH में कितना क्लोरीन है बच्चों, 3, तो 3 KOH लेना पड़ेगा क्योंकि पोटेशियम जो है क्लोरीन से क्रिया करता है। तो जब बच्चों क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराई जाती है एल्कोहली KOH विलयन के साथ, यानी KOH के साथ, इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। देखो C6H5 है तो C6H5 कर दोगे आप, सिंपल है। फिर बच्चों आपका N है तो आपका N हो जाएगा। आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, A आपका उप सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है, तो ये आपका आइसोसाइनाइड हो गया। प्लस में मैंने आपको कहा K है और यहाँ पे Cl है तो KCl बनाएगा। कितना KCl बच्चों, 3 क्लोरीन है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बाकी क्या बनेगा सर, OH यहाँ से, H यहाँ से और यहाँ से, टोटल 3H यहाँ से, 1H यहाँ से, 4, 4, 2, 6H, तो H2O बनाएगा। 6H है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा बन गया बच्चों कार्बिल एमीन अपक्रिया। कुछ है ही नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप इसको चाहे तो कहो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया है, या तो आप कह दो कि एमीन की रासायनिक अपक्रिया है। क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा क्षारीय माध्यम के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे ही हम कार्बिल एमीन कहते हैं बच्चों, और इस रिएक्शन को कार्बिल एमीन रिएक्शन कह दिया गया। ये जो आपका आइसोसाइनाइड बना ना, यही हमारा कार्बिल एमीन है। इसी के कारण इसको हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। देखो ना यहाँ पर बोला भैया एमीन, तो एमीन की भी रासायनिक अपक्रिया है। एरोमेटिक एमीन हमने लिया है, इसका नाम है बच्चों एनिलीन। एनिलीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये आपका क्षारीय KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
क्रिया करा बच्चों तो फेनिल आइसोसाइनेट बनाया। यहां से आप 3 क्लोरीन 3 के, तो 3 KCl अलग हो गया, OH H तो H2 अलग हो गया। फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC होता है, यदि साइनाइड होता बच्चों तो CN होता, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता, लेकिन आइसोसाइनाइड है। आपका 2 सहसंयोजी बंध और एक उप सहसंयोजी बंध बना है, इसलिए आपका ये कार्बिल एमीन के नाम से भी इसे जानते हैं, और ये पूरी रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती है। आप लोग इसे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में पढ़े हैं बच्चों, और एनिलीन की भी रासायनिक अपक्रिया में पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कार्बिल एमीन अपक्रिया तो आप इतना लिख दोगे, और इतना लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, किसी भी प्रकार से एक भी अंक कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। बच्चों आप लोगों को सीखना है रीमर टीमैन अपक्रिया या रीमर टीमैन रिएक्शन। क्लास 12 केमिस्ट्री में इसे आप 2 बार पढ़ते हैं, एक तो फिनाल की रासायनिक अपक्रिया में और दूसरा क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में। क्षारीय माध्यम में क्रिया होता है, जब क्लोरोफॉर्म को हम फिनाल के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है, CHO समूह जुड़ जाता है सीधा, और कुछ भी नहीं है। चलिए फिनाल का पहचान क्या होता है, तो बेंजीन रिंग है और उसमें यदि OH जुड़ जाए तो आपका वो फिनाल कहला जाता है, सही है। जैसे मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप है और उसमें OH जुड़ जाए तो आपका वो एल्कोहल है, लेकिन यदि यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो आपका वो फिनाल कहला जाता है। क्या कहला जाता है बच्चों? फिनाल। तो ये फिनाल की भी रासायनिक अपक्रिया है, चूंकि क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म की भी रासायनिक अपक्रिया है। क्षारीय माध्यम में क्रिया करता है, जैसा कि कार्बिल एमीन अपक्रिया होता बच्चों। जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्षारीय माध्यम में 3 NaOH लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि Na जब Cl के साथ क्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, तो जब 3 NaOH लेंगे तो 3 Na 3 Cl को उठा कर ले जाएगा, तभी तो अभिक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इस बार क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये OH है तो OH रहने दो, और ये CH यहाँ पर H निकालता है और CH जुड़ जाता है, और सैलिसिल एल्डिहाइड है तो CHO पहचान बनाता है। अब बच्चों एक ऑक्सीजन निकल गया मतलब 2H2O बनाएगा। पहले 3 NaCl तो आपका हो ही गया, और प्लस में बच्चों OH यहाँ से और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो 2H2O बना देता है। क्या बना देता है? 2H2O। हालांकि 3H यहाँ से, एक H यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी H है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ बच्चों। आप लोग चाहो तो इसे ना लिखना, क्यों? क्योंकि मैं समझाने के लिए लिखा। क्योंकि यहाँ से आपका एक H, 3H यहाँ से, एक H यहाँ से, टोटल 4H, तो 2H2O बनाया। तो हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो आप 100 करो चाहे 100 ना करो, मैं यहाँ से मिटा दिया, क्योंकि हर एक यहाँ पे कार्बन है जो आपके पास पांचों कार्बन के पास हाइड्रोजन है बच्चों। तो ये आपका कहला गया रीमर टीमैन अपक्रिया। क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनाल के साथ लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर बच्चों? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, कुछ मात्रा में पैरासैलिसिल एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो रीमर टीमैन अपक्रिया यदि आता है तो आपको इसी को लिखना है, इधर उधर कोई बात नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम फिनाल वाला लिखेंगे या आप क्लोरोफॉर्म वाला, दोनों सेम रिएक्शन है भाई। वहां पर फिनाल तो यहाँ पर भी तो फिनाल है। ये क्लोरोफॉर्म को हमने सांद्र क्षार की उपस्थिति में फिनाल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो आपका अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आपका फिनाल है। ये क्या है? फिनाल है। यहाँ पर लिख दिया फिनाल। इसका नाम है अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आप लोग लिख लेना, ये आपका फिनाल है, ये अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड है। तो जब भी अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार के साथ, सांद्र क्षार तथा फिनाल के साथ इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। अल्प मात्रा में पैरासैलिसिल एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तो रीमर टीमैन अपक्रिया है तो इतना लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। आप लोगों को सीखना है बच्चों युग्मन अपक्रिया, जिसे कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये फिनाल की रासायनिक अपक्रिया है।
ये क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है। फिनाल को डाइजोनियम क्लोराइड के साथ उपचार कराते हैं तो एक रंजक मिलता है जिसे पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखते हैं। आपका बेंजीन रिंग है बच्चों और इसमें N2Cl है, तो ये आपका है डाइजोनियम लवण। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण। N2 जो है वो पॉजिटिव के रूप में रहता है, Cl जो है निगेटिव के रूप में रहता है। इसकी क्रिया हम फिनाल से कराते हैं। किससे कराते हैं बच्चों? फिनाल से। फिनाल का पहचान या सूत्र क्या है? ये आपका बेंजीन रिंग है और इसके साथ यदि OH जुड़ा है तो ये आपका फिनाल कहला जाता है। किसके उपस्थिति में होता है क्रिया बच्चों? क्षार के उपस्थिति में। NaOH आपका क्षारीय माध्यम है, ठीक है ना, क्षारीय माध्यम में होता है बच्चों। अब इसमें होगा कैसे? युग्मन का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे जुड़ जाना। यानी जो आपका ये डाइजोनियम लवण है यानी डाइजोनियम क्लोराइड है और फिनाल पूरा का पूरा जुड़ जाए। देखो भाई यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन निकलेगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों? यहाँ पर ये बचेगा आपका, ये देखिए सिंपल है, बेंजीन रिंग बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 N बचेंगे। क्या बचेंगे? 2 N। ये आपका N हो गया, ये N हो गया। अब जब यहां से क्लोरीन निकल गया है तो ये बंध इसके साथ बनाएगा। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहता है, तो यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बंध बना लेगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन के साथ। और बाकी इसके आगे आपका OH जुड़ा ही है, तो OH जुड़ा ही है, चींटी भी आ गई देखने। चलो अब इस नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता टोटल 3 होता है बच्चों, तो एक इधर जुड़ा एक इधर, तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। यही है आपका पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। क्या बच्चों? पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है कि फिनाल के युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त होता है पैरा हाइड्रॉक्सी। ये पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन है, इसे रंजक के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम लवण या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी उपचार हम फिनाल के साथ कराते हैं क्षार के उपस्थिति में। तो जब आप पढ़ोगे बच्चों बेंजीन डाइजोनियम लवण तो भी यही अभिक्रिया आपको देखने को मिल जाएगा, युग्मन अभिक्रिया। फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया भी है और डाइजोनियम लवण का भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो दो जगह आप पढ़ते हो, यदि एक बार सीख लिए तो दोनों जगह बराबर काम करेगा। बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए मैं यहां पे डाउट क्लियर कर रहा हूं कि युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन आप फिनाल में भी पढ़ते हो बच्चों और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अर्थात बेंजीन डाइजोनियम लवण पर भी पढ़ते हो। दोनों की रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्षारीय माध्यम में होता है, ठीक है। तो हमने डाइजोनियम क्लोराइड का उपचार फिनाल के साथ कराया बच्चों, तो एक रंजक मिला पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। ये सिंपल था, छोटा सा अभिक्रिया था, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, तो आप लोग तैयार कर लेना। आज आपको सीखना है बच्चों कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। ये जो कोल्बे अभिक्रिया होता है बच्चों, इससे बनने वाला उत्पाद होता है सैलिसिलिक अम्ल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि पूछा गया कि कोल्बे अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद है, तो आप लोग लिखोगे सैलिसिलिक अम्ल। कई बार पूछा गया है। 2 नंबर में सीधे पूछा जाता है कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए, कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए सीधा, या कि कभी 1 नंबर में दे देता है कोल्बे अभिक्रिया की समीकरण को लिखिए। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ दिया जाए आपसे बनना चाहिए। मुख्य रूप से इससे बनने वाला जो उत्पाद होता है ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिलता है, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। लेकिन वहीं पे यदि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, उच्च ताप पर कराएं अभिक्रिया, तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड की। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ यदि OH जोड़ दिया जाए बच्चों, यहां पे OH, तो ये बनता है फिनाल। OH जोड़ने पर फिनाल, और H को हटा करके यदि हम सोडियम जोड़ दें तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाता है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं।
गर्म कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? लगभग 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो पहले तो ये सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। कैसे सोडियम सैलिसिलेट बनाता है? बिल्कुल सिंपल है रिएक्शन। आपका OH है तो OH रहने दीजिए, OH के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे ये O है बच्चों, यहां से H निकलेगा तो बनाएगा आपका OH, और यहां पे COO है तो जुड़ जाएगा COO, और सोडियम आकर के जुड़ेगा यहां पे, तो ये बना लिए सोडियम सैलिसिलेट। क्या बना बच्चों? सोडियम सैलिसिलेट। अगले स्टेप में ये रूपांतरित हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल में। सैलिसिलिक अम्ल बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सैलिसिलिक अम्ल कैसे? ये आपका बच्चों यहाँ पे OH है तो OH, कोई छेड़खानी नहीं, Na हट जाता है और यहां पर जुड़ जाता है H। ठीक है, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म किया जाता है तब कार्बोक्सीकरण प्रक्रिया होती है। पैराहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा के साथ मुख्य क्रियाफल के रूप में अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा बच्चों ये कैसे होता है, तो मान लीजिए अम्लीय माध्यम है, ये अम्लीय माध्यम पे यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो मान लीजिए HCl के साथ क्रिया करा दी तो Cl जो है सोडियम को निकाल ले जाएगा और H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो इसका नाम है बच्चों अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल है, इसका ये आर्थो पोजीशन है, तो आप लोग इसे लिख सकते हो अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप लिख लो सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखो बच्चों, ये क्या था? सोडियम फिनॉक्साइड। मैंने आपको कहा कि बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो ये आपका बनता है फिनाल। फिनाल में से H हटाकर सोडियम जोड़ दो तो सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो पहले तो ये बना सोडियम सैलिसिलेट, फिर ये सैलिसिलिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर सिस्टम में नहीं लिखा गया है कि अम्ल पे, लेकिन ये अम्लीय माध्यम पे ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ से Na हटेगा तो कोई ना कोई इसके लिए हटाने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए भैया। तो जब अम्लीय माध्यम में कराते हैं, जैसे मान लीजिए HCl ही ले लिए, तो जब HCl लिए तो Cl जो है सोडियम को हटा दिया, H आकर के यहाँ पे जुड़ गया। लेकिन बच्चों उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न, ये आपका अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना है, ये उच्च ताप पर पैरा व्युत्पन्न बनाता है, यानी पैराहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। तो यहां पर मैं उच्च ताप पर बात कर दूं कि उच्च ताप पर, तो यहां पर आप लिखो उच्च ताप पर। उच्च ताप पर नहीं, तापमान थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो पहले क्या बनेगा? देखिए सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से यहां पर क्रिया होगी 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तापमान थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तापमान ज़्यादा कर दिया गया है, तो सेम अब क्रिया होगी लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर OH हो जाएगा, H यहाँ का निकल कर जुड़ेगा और COO यहाँ पे हो जाएगा, बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। अम्लीय माध्यम में बच्चों ये आपका पैरा पोजीशन पर उत्पाद बनाता है, बस ये है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका OH रहने दो, यहाँ पर आपको हो जाएगा COOH। ये पैराहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना दिया। क्या बच्चों? पैराहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो निम्न ताप पर अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है और उच्च ताप पर पैराहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। ये है आपका कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे रिएक्शन, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म करते हैं तो कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। कार्बोक्सीकरण मतलब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ने की कोशिश करता है। देखो ना, COOH अंत में जुड़ गया है तो ये कार्बोक्सीकरण कहलाया। कार्बोक्सीकरण मतलब कार्बोक्सिलिक समूह अंत में जुड़ा हुआ प्रतीत होगा। भाई COO आप देख रहे हैं तो कार्बोक्सी समूह जुड़ रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कोल्बे अभिक्रिया आप लोगों से बन जाना चाहिए। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप जैसा मैंने बताया बच्चों ऐसे लिख देना। आप लोग सीखने वाले हो बच्चों
गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया हम फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में भी पढ़ते हैं और एल्डिहाइड के बनाने की विधि में भी पढ़ते हैं। डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड हम गाटरमान अभिक्रिया के माध्यम से बना सकते हैं और फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। अभी सिर्फ हम आपको पहले ये बताएंगे कि अभिक्रिया को कितना लिखना है एग्जाम में, और उसके क्रिया विधि को भी हम समझा देंगे बच्चों। फिलहाल अभी आपको इतना यहाँ पे समझना है कि अभिक्रिया को लिखना कितना है। ये जो गाटरमान अभिक्रिया है निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में होता है। फिनाल की क्रिया HCl और HCN के मिश्रण से कराते हैं। देखो फिनाल है बच्चों, देखिए एक तो फिनाल की क्रिया हम कराएंगे और दूसरा बेंजीन, दोनों अभिक्रिया अभी यहाँ पे ही करा दूंगा क्योंकि आपके दो अलग अलग चैप्टर में, ये फिनाल वाले चैप्टर का है जो फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ रहे हो, और जब आप बेंजल्डिहाइड बनाओगे वो एल्डिहाइड वाले चैप्टर का रहेगा। तो यहां पर देखो बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो फिनाल है। इसकी जो क्रिया है HCl और HCN के मिश्रण से कराते हैं। किससे? HCN और HCl के मिश्रण से कराते हैं। किसके उपस्थिति में बच्चों? तो आपका निर्जल AlCl3 रहेगा। तो यहां पर आपको लिख देना है कि निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में होता है। अब इसके आर्थो पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पे मैं आपसे कहूं कि ये बेंजीन रिंग है और अभी ये OH है तो आपका ये फिनाल है, लेकिन इसका आर्थो पोजीशन ये, यहां पे आपका एल्डिहाइड जुड़ गया, और जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया तो ये अब एल्डिहाइड, ये आपका एल्कोहल नहीं कहलाया बल्कि अब इसका आर्थो ये कहलाया, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी। इसके, क्योंकि जब हम OH की बात करें और CHO की बात करें तो बारीता क्रम में CHO पहले आता है, इसलिए इसका आर्थो अब ये कहलाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड ये बन गया। अभी हम सिंपल, यदि एग्जाम में आएगा तो इतना ही लिखना है। इसकी क्रिया विधि को भी हम समझा देंगे। इसका नाम सैलिसिल एल्डिहाइड भी है बच्चों। क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आप लोग पढ़ेंगे या कि पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज अभी समझ भी लेंगे कि भाई हम डायरेक्ट बेंजीन से यदि क्रिया कराएं बच्चों, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, यानी OH हटा दो तो आपका बेंजीन है, कुछ है ही नहीं है, OH हटा दो तो आपका बेंजीन है, और HCN और HCl का मिश्रण ही ले रहे हैं। निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही अभिक्रिया हो रही है, तो डायरेक्ट सीधा इसमें आपका CHO जुड़ गया। यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH नहीं है। ये जो अभिक्रिया हो रही बच्चों AlCl3 के उपस्थिति पे ही अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूं। बाकी फिलहाल इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गाटरमान अभिक्रिया में क्या लिखना है, कि जैसे आप चाहे इसे लिख दो चाहे इसे लिख दो। हम यदि यहां पर लिखेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया इसके मिश्रण से कराई जाती है, तो आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। अब यदि इसको ना लिख करके इसके लिए लिखेंगे बच्चों तो यहां पर लिखेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये फिनाल के जगह क्या ले रहे हैं? बेंजीन। बेंजीन की क्रिया, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl और HCN के मिश्रण से कराई जाती है। फिर से समझो, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, फिनाल के जगह बेंजीन जोड़ देंगे, HCl और HCN के मिश्रण से कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड मिलता है। ये जो अभिक्रिया कैसे संपन्न होता है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले जो हमारा HCl और HCN है ना बच्चों, ये मिल करके आपका बन जाता है आइमिडोफार्मिल क्लोराइड। थोड़ा समझ लेंगे तो सही रहेगा ना, समझा दूं कि नहीं। जैसे मैं कहता हूं HCl है बच्चों, क्या है? HCl है और HCN है, क्या है? HCl और HCN है, ये आपस में मिलते हैं तो आइमिडोफार्मिल बनाता है। कैसे आइमिडोफार्मिल बनाता है? देखिए आपका बच्चों यहां पर HCN है तो कहीं ना कहीं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच अभी 3 बंध है, यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 बंध है, लेकिन इसी के साथ ये जो आपका HCl है आकर के जुड़ेगा। तो देखो
आपका बच्चों यहां पे हो जाएगा सी के साथ ही क्लोरीन जुड़ेगा कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन के पास ही 4 बंध बनाने की क्षमता है, और कार्बन के पास ही आपका H आकर जुड़ेगा, और बाकी इसके साथ आपका N जुड़ा ही है तो N 2 बंध के साथ जुड़ेगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये आपका बना था बच्चों आइमिडो फार्मिल। पहले ये आपस में आइमिडो फार्मिल बना लिए, जैसे यहां पर बात करूं तो ये आपस में आइमिडो फार्मिल बनाते हैं, ये आपस में आइमिडो फार्मिल बनाते हैं। अब ये आइमिडो फार्मिल जाकर के अटैक करते हैं। अटैक कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा बेंजीन के साथ क्रिया, जब बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों, बेंजीन ये आपका इसके साथ एक हाइड्रोजन है, सबको पता है, और आपका HN द्विबंध से कार्बन Cl और H, तो ये आपस में क्या करते हैं? सीधा अटैक HCl, देखो ना भाई H और Cl, तो HCl माइनस हो गया, तो ये जाकर के यहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा बच्चों। जब ये जुड़ेगा तो भाई यहां से क्लोरीन हटेगा तो कार्बन जाकर के बंध बनाएगा, सही है कि नहीं? तो CHNH, सही है, CHNH। अब ये हमारा बेंजल आइमीन बनाया, इसका हम जल अपघटन कराते हैं, HOH, जल अपघटन। तो जब जल अपघटन कराते हैं बच्चों तो यहां से H2 जो है इसके साथ जुड़ जाता है। देखिएगा थोड़ा सा मैं स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा CH ऑक्सीजन को ले लेगा तो CHO, बाकी NH ऑलरेडी था बच्चों, और 2H और यहां से, तो NH3 अलग हो गया, खत्म कहानी। ये लंबी प्रोसेस है, और लंबी प्रोसेस ना लिख करके मैं थोड़ा शाब्दिक रूप से शॉर्टकट में समझा दिया कि एग्जाम में आपका कोई इसका मतलब मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, इसका कभी मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, गाटरमान रिएक्शन पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए एग्जाम के टाइम में इतना लंबा चौड़ा करने का थोड़ी ना समय रहेगा, तो जितना बताया उतना तो बन ही जाएगा ना। ये गाटरमान अभिक्रिया, आज का अभिक्रिया है बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया, जो कि गाटरमान अभिक्रिया के ही जैसे रहता है। सबसे पहले यदि एग्जाम में पूछा गया कि गाटरमान कोच अभिक्रिया को समझाइए, तो आपको लिखना है कि निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, ये आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया मैं समझा दूं, इसके बाद बच्चों इसके अंदर की क्रिया विधि भी समझाऊंगा। तो इसमें बेंजीन लिया जाता है और बेंजल्डिहाइड बनता है बच्चों। तो बेंजीन का सिंबल ये हो गया आपका बेंजीन, और किस मिश्रण से क्रिया कराई जा रही है बच्चों? CO प्लस HCl, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, इसके मिश्रण से क्रिया कराई जाती है, किसके उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। तो आपका बनता है बच्चों बेंज एल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन के साथ CHO जुड़ गया तो आपका हो गया बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि सर ये कैसे होता है, इसके अंदर की क्रिया विधि भी आपको समझाऊंगा। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में आप लोग लिखोगे निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होता है। या तो आप लोग डायरेक्ट फार्मिल क्लोराइड ले लो, COHCl, डायरेक्ट आप लोगे तो भी बन जाएगा बच्चों, इसमें वो नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई साहब ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऐसा हो गया। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना तो ऐसा हो जाएगा HCOCl, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। अब होता क्या बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, हर बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन के पास, मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है और 6 कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है। यदि यहाँ पे ये जो CHO है जुड़ेगा तो H निकलेगा, तो देखो CHO यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन निकल करके Cl के साथ HCl बना लेगा। यही प्रोसेस है बच्चों, किसके उपस्थिति में? ये निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। ठीक, अब इसके अंदर मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सबसे पहले जो हमारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है कैसे योग करता है। तो जब हम बात करते हैं बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये जो आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो ये कार्बन है, इसके साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ गया और एक Cl जुड़ गया, या इसी को हम रूप दे देते हैं H, देखो HCOCl। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो पहले ये पूरा का पूरा डायरेक्ट जुड़ जाता है, और फिर बच्चों आपका जो HCl है वो बाहर हो जाता है। कैसे?
जैसे यहाँ से आपका H निकला, या हुआ यहाँ से H निकला और सीधे HCl के रूप में बाहर हो गया, डायरेक्ट CHO यहाँ पे जुड़ गया। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों गाटरमान कोच अभिक्रिया में। सिंपल है, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से, तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। आप लोगों को सीखना है बच्चों रोजन-मुंड अभिक्रिया, रोजन-मुंड रिएक्शन। ये जो रोजन-मुंड अभिक्रिया है एल्डिहाइड बनाने की विधि है, इससे बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है बच्चों? तो बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन करा दो तो बेंजल्डिहाइड बनता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। अब जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है तो वहां पर अपचायक का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट अपचायक के भांति कार्य करता है। तो चलिए अपचयन कराएंगे बच्चों किसका? बेंजोइल क्लोराइड का। अब कुछ बच्चों को बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र ही पता नहीं है, तो इसका सूत्र होता है बच्चों C6H5। क्या होता है सूत्र? C6H5 COCl। ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड। क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। आप चयन कराएंगे, आप चयन में आपका हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है सर, आप चयन करा दिए। अपचायक आप यहां पर लिख लेना पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां से क्लोरीन हटा और H जुड़ गया, बस यही तो है। अपचयन का मतलब है धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। तो यह ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन हटेगा तो C6H5 CHO हो जाएगा। तो ये देखिए बेंजल्डिहाइड, एक H यहाँ पे जुड़ गया, एक HCl के साथ आपका HCl बना लिया। ये लो बच्चों HCl बना लिया। और यही है हमारा रोजन-मुंड अभिक्रिया, ज्यादा कुछ है ही नहीं है। इसमें हमने क्या लिया है? पैलेडियम लिया है बच्चों, और हमने क्या कहा? अपचायक बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। तो देखो बेंजोइल क्लोराइड का हमने अपचयन कराया है। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। इसके अपोजिट यदि ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है वो भी आपका अपचयन है। ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। इसके अपोजिट में बच्चों अपचयन का हो जाता है ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। ठीक है, और धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, ये चीज हुआ। तो यहाँ पे अपचयन हुआ सल्फर तथा क्यूनोलीन से विषयुक्त किया गया उत्प्रेरक। क्यूनोलीन का सूत्र होता है C9H7N। C9H7N लिखना है तो लिख सकते हैं C9H7N। इससे विषयुक्त किया गया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक का कार्य करता है। बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं जिससे बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये आपका है बच्चों बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। नाम से अभिक्रिया सीधा पूछा जाता है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं रोजन-मुंड अभिक्रिया यदि आएगा तो आसानी से कर लोगे। बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन करते तो बेंजल्डिहाइड बनता है। नाम से अभिक्रिया पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। ओके बच्चों, आज आप लोग सीखने वाले हैं स्टीफन अभिक्रिया, जो कि बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड बनाता है। बेंजोनाइट्राइल का आप चयन कराते हैं। बेंजोनाइट्राइल का सूत्र होता है C6H5CN। इसका आप चयन कराते हैं SnCl2 और HCl के उपस्थिति में। आप चयन कराते हैं जितना चाहे हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जब ये बच्चों आपस में योग होता है तो पहले तो आइमीन बनाता है। आइमीन कैसे बनाएगा देखिएगा थोड़ा सा। आपका C6H5 है तो C6H5 रहने देते हैं। फिर बच्चों आपका C है, कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर आपका कार्बन है और नाइट्रोजन है। इनके बीच बंध कितना बंध बन सकता है बच्चों? नाइट्रोजन के पास 3 बंध बनाने की क्षमता होती है। ये पूरा का पूरा पहले योग होता है। जब ये योग होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अपचयन है तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जाएगा। ये तो क्लियर है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर कार्बन का कितना बंध होता है? 4 बंध होता है। तो एक हो गया, एक हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन के साथ बना लेता है। बाकी HCl पूरा का पूरा यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, HCl पूरा का पूरा जुड़ जाता है। ये किसके उपस्थिति में हो रहा है अभिक्रिया? तो आप सबको पता है ये आपका SnCl2 और HCl, SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। अभी तो ये आइमीन बनाया है, लेकिन ये बेंजोनाइट्राइल है, ये आइमीन बना है। अब इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन का मतलब बच्चों H2O। यहां पर हम लिखेंगे जल अपघटन यानी H2O। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एल्डिहाइड C6H5CHO। O यहां से ले लेगा तो बना आपका C6H5CHO। ये बेंजल्डिहाइड बना लिया। बाकी यहां पर NH4Cl बनेगा क्योंकि H यहां से जाएगा
तो आपका हो जाएगा NH4Cl। भाई CH ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, बाकी 2 हाइड्रोजन यहाँ बच ही रहा है तो NH4Cl बना लेता है। ये आपका मुख्य रूप से उत्पाद बन गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आप देखिए, H है बच्चों, तो HCl के साथ एक हाइड्रोजन और यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन और है यहाँ पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन और है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे जुड़ा एक यहाँ पर, और HCl आपका बच्चों एक मिश्रित यौगिक आइमीन बनाता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टीफन अपक्रिया आपके यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से लिख देना कि बेंजोनाइट्राइल का SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन कराने पर पहले आइमीन बनता है और जल अपघटन के फलस्वरूप जल अपघटन करा दिए बच्चों तो एल्डिहाइड बन गया, बेंजोएल्डिहाइड। इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो फिर से मैं समझा देता हूं, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ता है और एक नाइट्रोजन के साथ, तो आपका CHNH हो जाता है। बाकी HCl, पहले HCl का काम ही है उत्प्रेरक है, तो अपक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किंतु फिर से वो अलग हो जाएगा। तो बेंजोनाइट्राइल, इसका सूत्र ही है बेंजो C6H5CN, बेंजोनाइट्राइल। इसका पहले अपन अपचयन कराते हैं तो ये आइमीन बनाता है और फिर जल अपघटन कराते हैं तो बेंजोएल्डिहाइड। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग लिख लोगे, उम्मीद करता हूं आपसे बनेगा भी। चलिए बच्चों देख लीजिए, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। यह जो अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया है। एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो पहले ये हाइड्रोजन बनाता है, फिर क्षारीय माध्यम में इसको गर्म करते हैं तो आपका ये एल्केन प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं, तो हाइड्रोजन से कराते हैं तो आपका हाइड्रोजन बनेगा और फिर इसको हम गर्म करेंगे क्षारीय माध्यम में तो हमारा एल्केन बन जाता है। मैं यहाँ पे 2 पदार्थ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेकर चलता हूं। ये आपको पता है कि यदि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO के साथ, देखो बच्चों CHO, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। वहीं पे यदि मैं कह देता कि CH3 है और ये आपका कीटो ग्रुप कब कहलाएगा, जब दोनों साइड आपका क्या जुड़ा रहेगा, एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। इसकी क्रिया हम बच्चों हाइड्रोजन से कराते हैं, NH2 से, NH2 और NH2, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये उत्पाद क्या बनाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका बच्चों यहाँ पे CH3 है तो CH3 रहने दीजिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहने दीजिए, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन रहने दीजिए। जो आपका ऑक्सीजन है वो H2 को लेकर के बाहर चला जाएगा। मान लीजिए इस H2 को ले गया तो बचा क्या है आपका, यहाँ पे द्विबंध बन सकता है, N हो गया और ये H2 तो निकल गया, बाकी NH2 हो गया। इसी को हम क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो आपका हो जाता है, ये आपका CH3 है ऑलरेडी और ये आपका CH है बच्चों, तो एक और यहाँ पर अपचयन होगा तो CH3 हो जाएगा। और भाई साहब यहाँ पर H और H तो यहाँ चला गया और N2 जो है अलग हो जाता है, ये आपका N2 हो गया, ठीक है। ये किसके उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। मैंने कहा KOH की उपस्थिति में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया। अब क्रिया कंप्लीट हुआ। फिर से समझो, यहाँ पे ये हमारा है कीटोन, हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, NH2, ठीक है। पहले ये हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन कैसे बनाता है, ये आपका CH3 है बच्चों, ये आपका CH3 है, रहने दीजिए। ये आपका ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के साथ जैसे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर हो गया, तो बचा क्या है आपका N और NH2, सही है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो इस बार CH3 और यहां पर जो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो बचेगा हमारा CH3, बीच में आपका CH2 हो जाएगा और इसके साथ फिर CH3। बाकी जो आपका N2 गैस है वो N2 गैस बाहर हो गया। किसके उपस्थिति में, KOH या ग्लाइकॉल ले लो, 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। बस यही है वोल्फ किस्नर अभिक्रिया। देखिए ना, आप एल्डिहाइड की बात करो चाहे कीटोन की बात करो, ठीक है, एल्डिहाइड चाहे कीटोन की बात करो, इसको अपन पहले हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं। जब हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं तो पहले हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन बनाता है और हाइड्रोजन को फिर हम गर्म करते हैं क्षारीय माध्यम में,
फिर हमारा एल्केन बन जाता है, ये आपका एल्केन है। इसके आगे भी आप जैसे मान लीजिए बेंजेल्डिहाइड ले लो, सही है कि नहीं, एसीटोफिनोन ले लो, तो आगे और इसके आप कई सारे अभिक्रियाएं करा सकते हो। लेकिन वोल्फ किश्नर अभिक्रिया यदि नाम से पूछ दिया जाए तो आप आसानी से करा लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लीजिए बच्चों, एल्डोल संघनन रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यह जो अभिक्रिया है दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। क्षारीय माध्यम में जब दो कार्बोनिल यौगिकों को हम आपस में क्रिया कराते हैं बच्चों, तो ये सीधे योग होकर एक नया यौगिक बनाता है, सीधा योगात्मक यौगिक है। और जब योग होकर के नया यौगिक बनाता है तो वो एल्कोहल एल्डिहाइड या एल्कोहल कीटोन जैसा गुण प्रदर्शित करता है। तो ये आपका कहलाता है संघनन, मतलब सीधा जुड़ना। संघनन मतलब सीधा जुड़ जाना। तो जब दो कार्बोनिल यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं, दो कार्बोनिल यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं तो फिर एक नया यौगिक बनता है जो कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाता है। इसके प्रकार भी हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन, मतलब दो कार्बोनिल यौगिक तो लिए हैं जो अलग अलग हैं, फिर आपका वो क्रॉस एल्डोल संघनन कहला जाता है। वहीं पे बच्चों जब हम क्लाइजन संघनन की बात करते हैं तो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिए और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लिए। तो जब एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच होता है, मतलब C6H5 जोड़ दिए, तो क्लाइजन संघनन कहला जाता है। चलिए अभिक्रिया में समझाता हूं कि दो कार्बोनिल यौगिक, जैसे बच्चों मैं यहां पे ले लेता हूं CH3CHO, देखिएगा CH3CHO, ठीक है, ये हमारा है एल्डिहाइड। और फिर भी हम एक और लेते हैं CH3 का मतलब 3 हाइड्रोजन, फिर CHO, ये भी तो आपका एल्डिहाइड है, ये भी तो एल्डिहाइड है। अब देखिए ये संघनन में क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे H आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो CH3 है बच्चों, ये जो आपका हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो जब ये जुड़ गया तो OH हो गया। अब ये बंध बनाएगा इस कार्बन से, तो ये कार्बन हो गया। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर देखो OH है तो एल्कोहल भी, और यहां पे CHO है तो एल्डिहाइड भी। तो यहां पे जो संघनन हुआ वो एल्डोल संघनन हो गया। कितना सिंपल है कि दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच संघनन की क्रिया हो जाए, मतलब सीधा जब इनमें क्रिया कराई जाती है तो जुड़ जाता है और जुड़ करके एक नया उत्पाद बना देता है। तो ये आपका कहला जाता है बच्चों क्या, एल्डोल संघनन। उपस्थिति किसके होने चाहिए भाई, BaSO4 BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय माध्यम होगा, या कि आप NaOH ले लो, या तो आप NaOH ले लो, दो में से कोई एक ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड या तो NaOH, ठीक है। चीजें क्लियर है बच्चों। इसके जगह जब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, ये आपका एल्डोल संघनन हो गया। इसके प्रकार है, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है बच्चों कि क्रॉस एल्डोल संघनन में दो अलग अलग हम लेते हैं यौगिक। जैसे यहां पर हम अभिक्रिया समझाएंगे क्रॉस एल्डोल संघनन की, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको दिक्कत ना होगी, कभी यदि आ गया एग्जाम में तो परेशान नहीं होगे आप लोग। जैसे फार्मेल्डिहाइड ले लो, HCHO, ये आपका फार्मेल्डिहाइड है, सही है। और एसिटाल्डिहाइड ले लो, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3, मतलब यहाँ पे कितने H, CH3, CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। अब ये जब रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या होगा, H इसके पास आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। H किसके पास आकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे हो गया OH, और बाकी ये आपका CH2 है ही है यहाँ पे, और ये CHO हो गया। तो यहाँ पर एल्कोहल और ये आपका एल्डिहाइड, तो ये एल्कोहल एल्डिहाइड दोनों गुण प्रदर्शित करेगा किसके उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, या तो आप NaOH ले लो। तो ये आपका हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्यों कह दिया गया, ये अलग यौगिक था, ये अलग यौगिक है, मतलब दो कार्बोनिल यौगिक लिया, दोनों भिन्न भिन्न थे, इसलिए इसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कह दिए। अब इसी के जैसे बच्चों यहां पर यदि हम जोड़ देते C6H5, यहां पर इसको लिख लिए ना, अब बोलते C6H5, तो यहां हो जाता C6H5, तो फिर ये हो जाता आपका क्लाइजन संघनन अपक्रिया। क्या हो जाता, क्लाइजन संघनन अपक्रिया।
क्लियर है। तो एल्डाल संघनन के प्रकार को भी मैंने समझा दिया कि दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच जो बंध बनेगा वो आपका संघनन अभिक्रिया एल्डाल संघनन कहलाता है। लेकिन यदि दो अलग अलग यौगिक हैं तो क्रॉस एल्डाल संघनन, और यदि एरोमेटिक और एलिफेटिक यौगिकों के बीच में हो रहा है तो फिर वो क्लाइजन संघनन। चलिए बच्चों, तो आप लोग सीखने वाले हैं कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन। ये जो कैनिजारो अभिक्रिया है ये तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया है। आप सब जानते होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों की अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। तो ऐसा कोई भी यौगिक हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे बच्चों आपका फार्मेल्डिहाइड है और बेंजेल्डिहाइड है। फार्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में 50% NaOH विलयन की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसे ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। कैनिजारो अभिक्रिया किन एल्डिहाइडों में संपन्न हो सकता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, उसी में कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होगा। जैसे यहां पर मैं फार्मेल्डिहाइड लेता हूं बच्चों, HCHO, ये फार्मेल्डिहाइड है। फिर एक ले लेता हूं HCHO। फार्मेल्डिहाइड किसके उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका एक भाग आपका क्या बनता है बच्चों? अम्ल के रूप में। अम्ल कैसे बनेगा यहां पर देखिएगा, और एक भाग आपका देखिए, एक भाग तो अम्ल में ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित होता है। एल्कोहल में एक कार्बन का एल्कोहल हो जाएगा CH3OH, ये आपका एल्कोहल में हो गया, और दूसरा अम्ल में होगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा जैसे HCOO होता है, और यदि मैं यहाँ पे H जोड़ दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि NaOH में OH यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से बना है बच्चों Na, तो ये निगेटिव है, Na पॉजिटिव के रूप में हो जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, HCOO यानी चाहे आप सोडियम फॉर्मेट में लिख दो, ये आपके अम्ल में ही ऑक्सीकृत हुआ है, तो ये सोडियम फॉर्मेट हो गया। क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट बना है, सोडियम फॉर्मेट। अब देखो, आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन विहीन, ये देखो आप फार्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे बच्चों यहां पर मैं लेता हूं C6, चलो भाई ये स्केच अच्छे से काम में नहीं आ रहा, C6H5 आपका CHO है, ये बेंजेल्डिहाइड है। फिर C6H5CHO, ये भी बेंजेल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक भाग आपका क्या बनाएगा बच्चों? किस में रूपांतरित होगा? अम्ल में रूपांतरित होगा। तो अम्ल में रूपांतरित होने का तरीका ये, जैसे आपके पास C6H5 है ना, तो ये आपका CH2 है OH, तभी तो ये अम्ल में बदलेगा, सॉरी अम्ल में नहीं, एक भाग एल्कोहल में और दूसरा भाग अम्ल में, तो ये आपका एल्कोहल में रूपांतरित हो गया। OH है तो एल्कोहल में, और अम्ल के लिए COO होना चाहिए, ये सबको पता है। तो जैसे मान लीजिए प्लस करो C6H5, ठीक है, और आपका हो जाएगा COO, ठीक है, और बच्चों यहां से आपका Na आ जाएगा, तो Na पॉजिटिव हो जाता है, चाहे आप डायरेक्ट Na लिख दो या निगेटिव पॉजिटिव करो, वही चीज है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर जो कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है वो किसके साथ होता है? कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी, इनमें भी देखो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर हम NaOH विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, तो एक भाग तो आपका अम्ल में और एक भाग आपका एल्कोहल में अपचयित होता है। इसे ही कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। अब आपसे नाम से ही रिएक्शन पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया कि 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाएगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो ऑप्शन में एक ही रहेगा इन दोनों में से, जैसे मान लीजिए बेंजेल्डिहाइड है, या कि मान लीजिए आपका ये फार्मेल्डिहाइड है, इनमें से 2 में से एक ही रहेगा जो कि दर्शाएगा। बाकी 3 और
अथवा में रहते भाई साहब 3, जैसे ABCD है तो किसी में HCHO दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड 3 और दे दिया। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। बाकी आपकी बुक में 5-6 रिएक्शन दिए रहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही रिएक्शन लिखना पड़ता है। तो हमने तो 2 रिएक्शन करा दिए हैं, तो आपसे दोनों बनना चाहिए। देखिए बच्चों, पार्किन अभिक्रिया या पार्किन रिएक्शन सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो सिन्नमिक अम्ल बनता है। अब जिससे बेंजल्डिहाइड का सूत्र नहीं बन रहा है, सोडियम एसीटेट का सूत्र नहीं बन रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र नहीं बन रहा है, तो उससे अभिक्रिया नहीं बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अभिक्रिया के साथ साथ आप सूत्र जरूर याद करें बच्चों, ये पहला काम हो जाता है। बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? C6H5CHO, या इसे आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों, बेंजीन रिंग, और इसमें यदि आप CHO जोड़ दो तो ये आपका हो जाता है बेंजल्डिहाइड। इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, या ऐसा भी कर सकते हो आप, जैसे CH3 है, ये CO है, यहाँ पे CH3 है और CO है, इन दोनों को आप ऑक्सीजन से जोड़ दो, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाता है। इसकी क्रिया बच्चों हम किसके उपस्थिति में कराते हैं? इसकी क्रिया हम सोडियम एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मेट होता है CH3COO। अब यहाँ पे सोडियम जोड़ दिए तो आपका सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। इसके उपस्थिति में सिन्नमिक अम्ल बनता है। सिन्नमिक अम्ल कैसे बनता है बच्चों? ये आपका मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इसको रहने दीजिए, और यहां पे आपका CH है, तो यहां पे आप CH रहने दीजिए। अब इसके साथ देखना, सिन्नमिक अम्ल का सूत्र बताता हूं, इसके साथ आपका ये CH, यहां से H हटा करके CH इसके साथ जोड़ो, एक खंड इसके साथ जोड़ दो और एक खंड को निकाल दो। तो एक खंड जब जुड़ेगा बच्चों डबल बॉन्ड के साथ CH, और अम्ल है तो मतलब COOH हो जाएगा। ठीक है, जैसे COOH। अब बचेगा क्या है आपके पास? बचेगा कि मान लीजिए आपका ये CH3CO तो बचेगा ही, CH3CO तो बचेगा ही, और बाकी यहां से OH आप ले लो, या कि यहां से ये आपका एसिटिक अम्ल, तो ये अलग हो जाता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगी कि ये कहां से आ गया सर, कुछ समझ में नहीं आया। देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन, सबसे पहली बात यहां से आप इसको CH3CO को और OH को अलग करोगे तो ये आपका CH3OH बन गया, COH मतलब एसिटिक अम्ल। ये जो सिन्नमिक अम्ल है, ठीक है, ये सिन्नमिक अम्ल है बच्चों, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं सिन्नमिक अम्ल। सिन्नमिक अम्ल, ये जो सिन्नमिक अम्ल कैसे बना? तो ये बेंजीन रिंग है, CH है, तो मान लीजिए यहां से यदि आप H इसको दे दिए हैं तो यहां पे 3 H है बच्चों, एक H इस कार्बन के पास, एक H इस कार्बन के पास, और एक H इस कार्बन के पास, 3 H है ना, तो ये 3 H इसके साथ आकर के जुड़ गए, तो ये सिन्नमिक अम्ल हो गया। नहीं तो कुछ लोगों के मन में डाउट हो जाएगा कि सर बैलेंस ही सही नहीं हो रहा है, समझते जा रहा है। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट, ये सूत्र है, देखिए CH3COO है तो ये एसीटेट है। मान लीजिए एसिटिक अम्ल ये आपका CH3COH होता है, H हटा दिए तो ये एसीटेट हो गया, सोडियम जोड़ दिए तो आपका सोडियम एसीटेट। ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाता है। तो परेशान मत होना। तो हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराए हैं, किसके उपस्थिति में बच्चों? सोडियम एसीटेट, तो सिन्नमिक अम्ल बनता है। यही आपका पार्किन अभिक्रिया है। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसे लिख देना। देखिए बच्चों, मेंडियस अभिक्रिया, जिसे हम मेंडिस अभिक्रिया या मेंडिस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, आपके बुक में मेंडियस भी लिखा मिल जाएगा, मेंडिस भी लिखा मिल जाएगा। ये जो मेंडियस अभिक्रिया है ये एमीन बनाने की विधि है। जब हम एल्किल साइनाइड का अपचयन कराते हैं, सिंपल है, एल्किल साइनाइड का अपचयन कराते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अब चाहे का आप सोडियम या एल्कोहल ले लो, सिंपल है, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का सूत्र क्या होता है? RCN, सबको पता है। आपके पास R है और इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड के साथ N के साथ जुड़ा रहता है, ये आपका एल्किल साइनाइड है। अब चयन कराएंगे, जितना चाहे हाइड्रोजन ले सकते हैं। अब हम बताएंगे कितना हाइड्रोजन लेना है। एल्कोहालीय, एल्कोहल या सोडियम, ठीक है, एल्कोहाली मतलब आप यहां पर ले लो Na, और साथ में लिख सकते हो एल्कोहाली मतलब Al, यदि C लिखा मिल जाए, यानी एल्कोहाली सोडियम है। ठीक है, अब चयन कराएंगे बच्चों, तो R है, C है, एमीन बनता है मतलब NH2।
2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। कार्बन का बंध 4 होता है तो 1 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी जोड़ दो, तो टोटल कितने हाइड्रोजन लग गए? 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आप ले लो। तो जब हम एल्किल साइनाइड का अपचयन सोडियम तथा एल्कोहलीय माध्यम में करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। कैसा एमीन बनता है बच्चों? प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, इसके जगह और आप जैसे मान लीजिए आर की जगह आप जोड़ दो एथिल समूह जोड़ दो, या आप मेथिल समूह जोड़ दो। जैसे मेथिल जोड़ता हूं, CH3 जोड़ता हूं बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये हो गया आपका मेथिल साइनाइड। 4 अणु आप 4 परमाणु हाइड्रोजन के, बाकी ये आपका सोडियम ही है एल्कोहलीय माध्यम में। तो क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH2 NH2 बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एथिलेमीन। यानी मेथिल साइनाइड से हमने एथिलेमीन बना दिया। यही है मेंडियस अपक्रिया कि जब एल्किल साइनाइड का अपचयन सोडियम या एल्कोहल से करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। अपचयन अपक्रिया में सबको पता होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है। यहां पर भी हमने हाइड्रोजन जोड़ा है, सिंपल है और कुछ भी नहीं बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन और N पर दोनों जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया है। अपचयन क्यों कहलाया? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है। अपचयन की परिभाषा सबको पता है कि धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। वहीं पे यदि ऋण विद्युतीय तत्व निकले तो भी अपचयन होता है। तो मेंडियस अपक्रिया एक अपचयन अपक्रिया है, यानी इस पर अपचयन होता है। एल्किल साइनाइड का अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार से मेंडियस अपक्रिया आप लोगों के एग्जाम में यदि नाम से पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से लिख देना बच्चों, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, साटन बामन अपक्रिया जो कि बोर्ड एग्जाम में नाम से ही पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है साटन बामन अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो साटन बामन अपक्रिया होता है बच्चों, एरोमेटिक एमीन की रासायनिक अपक्रिया है। किसी भी एरोमेटिक एमीन को बेंजॉइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजाइलीकरण होता है, मतलब बेंजिल समूह जुड़ जाता है। ठीक है, यही जो क्रिया है वो साटन बामन अपक्रिया कहलाती है। मतलब एरोमेटिक एमीन को हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दें। कोई भी एरोमेटिक एमीन ले लो, मैं जो सबसे सरल रहता है उसी को लेता हूं, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में कठिन ना लिखना पड़े। C6H5NH2 ये आपका एरोमेटिक एमीन हो गया, NH2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरोमेटिक एमीन है बच्चों, जिसे हम एनिलीन भी कहते हैं। इसका यदि आप लोग नाम लिखना चाहोगे तो एनिलीन लिख लेना। ठीक है, इसके बाद बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl। ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है। यहां से आपका एक H निकलता है बच्चों, और यहां से एक आपका Cl निकलता है, और H और Cl जब आपस में क्रिया करेंगे तो -HCl बाहर हो जाएगा। -HCl बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या? C6H5, यहां पर बचेगा बच्चों NH। अब ध्यान ये रखना है कि एक हाइड्रोजन निकल गया तो मतलब नाइट्रोजन बंध बना सकता है। अब ये जो COC6H5 यहां पे जुड़ जाता है, COC6H5, इसका नाम होता है बच्चों एन-फेनिल बेंजामाइड। ये बेंजामाइड है क्योंकि ये बेंजीन रिंग से बना है। एमाइड ग्रुप जुड़ जाता है तो बेंजामाइड। यहां पर आपका एन-फेनिल बेंजामाइड। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर नाम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए मैं नाम भी लिख दिया, किसी को परेशानी ना हो। इसका नाम बच्चों एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, और इसका नाम है बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड। तो साटन क्लोराइड, क्लोरोइड नहीं क्लोराइड, तो इसको आप बना लेना बेंजाइल क्लोराइड। तो यहां पर आप सीख गए होंगे कि साटन बामन अपक्रिया है क्या, कि एरोमेटिक एमीन के साथ हम बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया करा देते हैं तो बेंजॉइलीकरण होता है, मतलब यहाँ पे बेंजिल समूह सीधा जुड़ जाता है। ठीक, तो ये आपका बेंजाइलीकरण क्रिया हो गया। बेंजाइल क्लोराइड का जुड़ना बेंजाइलीकरण सीधा है, और यही अपक्रिया बच्चों साटन बामन अपक्रिया कहलाता है। सॉटन बामन रिएक्शन इंग्लिश में बोलेंगे, सॉटन बामन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया। यदि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉटन बामन अपक्रिया, तो आप सीधा ऐसे लिख देना, ज़्यादा रिएक्शन
चाहे तो आप 2-4 और रिएक्शन तैयार कर लो, लेकिन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए केवल सुपर फास्ट कराया जा रहा है, तो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में आपको इतना लिखना है, नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको तैयार करना है बच्चों स्मिथ अपक्रिया, जो कि एरोमेटिक एमीन बनाने की विधि है। जब आप एमीन बनाने की रासायनिक अपक्रिया पढ़ते हो तो उसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीन बनते हैं, लेकिन स्मिथ अपक्रिया में आपका एरोमेटिक एमीन बनता है, अर्थात C6H5NH2 एनिलीन बनता है। अब हमको कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। ठीक है, ये आपका बेंजोइक अम्ल है। हाइड्रोजोइक HN3, NH3 आपका अमोनिया हो जाता है, लेकिन HN3 ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है। किसके उपस्थिति में होता है अभिक्रिया बच्चों? H2SO4 के, H2SO4 के उपस्थिति में होता है। लगभग ये 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इससे रिएक्शन कैसे होता है देखिएगा, आपका यहां पे C6H5 है, यदि मैं यहां से N2 अलग कर दूं, N2 अलग कर दूं तो NH और एक H यहां से NH2 यहां से मिल जाएगा। एनिलीन का सूत्र होता है C6H5, एक N यहां से ले लो, बाकी हाइड्रोजन एक ही है तो 2 हाइड्रोजन, तो आपका एनिलीन बन गया। बाकी यहां से एक N है तो 2 N बचा है, तो आपका N2 हो गया बच्चों। फिर प्लस में आपका COO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका उत्पाद बन गया। तो जब हम हाइड्रोजोइक अम्ल की बेंजोइक अम्ल के साथ H2SO4 के उपस्थिति में क्रिया कराया तो एनिलीन बन गया। बोर्ड एग्जाम में सीधे नाम से ही पूछा जाता है, स्मिथ अपक्रिया को समझाइए। आप बच्चों यहां पर पे जब आप क्लोरोफॉर्म ले लेते हो या कि मान लीजिए C6H6 बेंजीन ले लेते हो, इनके उपस्थिति में भी क्रिया कराते हो, ठीक है, तो फिर आपका स्मिथ अपक्रिया कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर जो आपने हाइड्रोजोइक अम्ल लिया है बच्चों, ये H2SO4 के उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। यहीं पे ये हाइड्रोजोइक जो अम्ल है, इसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ मिला लें या बेंजीन के साथ विलय करके फिर अपक्रिया कराएं, तब भी हमारा ये आपका प्राथमिक एमीन देगा स्मिथ अपक्रिया में, ठीक है। और बाकी आप लोग चाहो तो CH3COOH भी ले सकते हो, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, बन जाएगा बच्चों स्मिथ अपक्रिया। चाहो तो इनका आप नाम लिख सकते हो बच्चों, ये बेंजोइक अम्ल है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, ये आपका एनिलीन है, लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में लिख देते हो तो और प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। क्या है बच्चों? बेंजोइक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, और इसका नाम है एनिलीन, ठीक है, एरोमेटिक एमीन। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को सीखना है बच्चों मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसे हम दूसरे नाम से हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यदि हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल पूछा गया या मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया पूछा गया, आपको इसी को लिखना है। ये जो आपका मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया है बच्चों, एक प्रकार से एमीन के परीक्षण के लिए एक परीक्षण है, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल परीक्षण के नाम से जानते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया को समझाइए इस प्रकार से, या संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं बच्चों। यहां पर हम अपक्रिया को डायरेक्ट करा के समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, हिंदी बाद में देखिए। सबसे पहले हमको एलिफेटिक प्राथमिक एमीन लेना है। जैसे मैंने ले लिया CH3 बच्चों और NH2, ये आपका है क्या है? मेथिल एमीन है। इसकी क्रिया सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड से करा दो, ये CH2 से करा दो। जब इससे कराओगे तो बच्चों क्या बनेगा देखिएगा, यहां पर थोड़ा समझना है। कार्बन के साथ 2 सल्फर है, 2 बंध बना के रखे, मतलब दोनों सल्फर 2 बंध से जुड़े हुए हैं। मैं इसको अलग से यहां पे मैं समझाऊं थोड़ा सा, तो आप लोग इस तरीके से समझो कि जो कार्बन है द्विबंध से इस सल्फर के साथ और द्विबंध से इस सल्फर के साथ जुड़ा है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहां पे प्रोसेस समझिएगा। ये जो CH3 है NH है बच्चों, CH3NH है,
ठीक है, देखिएगा एक H हटेगा तभी यह N बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो एक H हटेगा तो किसके साथ जुड़ सकता है? S के साथ। तो यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता टोटल 3 होती है। तो एक H हट गया तो एक बंध इस कार्बन के साथ जाकर बनाएगा, और इस कार्बन के साथ एक तो सल्फर है ऑलरेडी, ये द्विबंध से बंधा हुआ है, और एक सल्फर के साथ आपका H आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से H आया है ना बच्चों। और फिर अगले स्टेप में HgCl2 से क्रिया कराएंगे। अगले स्टेप में HgCl2 से क्रिया कराएंगे तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है बच्चों, आपका बनता है मेथिल आइसोथायोसाइनेट। मेथिल आइसोथायोसाइनेट का सूत्र होता है CH3, फिर आपका बनता है बच्चों NCS। क्या बनता है? NCS। ये आपका मेथिल आइसोथायोसाइनेट। फिर आपका क्या बनेगा? जो Hg है वो इस S को पकड़ेगा बच्चों, तो HgS बना लेता है। क्या बना लेता है? HgS। और आपका Cl जो है यहां से H, यहां से H लेगा तो 2HCl बना लिया। क्या? 2HCl। अब यहां पे जो आपका मेथिल आइसोथायोसाइनेट है ये सरसों के तेल जैसा गंध देता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। जो उत्पाद बनता है बच्चों ये मेथिल आइसोथायोसाइनेट, ये सरसों के तेल जैसा गंध युक्त होता है, इसलिए इसे बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को CH2 और HgCl2 के साथ हमने गर्म किया तो सरसों के तेल जैसा गंध युक्त मेथिल आइसोसाइनेट बना बच्चों। ये मेथिल है आइसोथायोसाइनेट, मेथिल आइसोथायोसाइनेट। तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट का गंध जो होता है सरसों के तेल जैसा होता है, इसलिए इसे हम मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया के नाम से जानते हैं। बस इतना ही लिखना है। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था, कुछ बच्चे इसे भी लिख देंगे, तो ये आप इसके जगह लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन यानी आपका मेथिल एमीन है, इसकी क्रिया हम कार्बन डाइसल्फाइड से कराया बच्चों। सिस्टम हमने आपको बता ही दिया कि CH3NH2 है, एक H हटेगा तभी ये N किसी से बंध बनाएगा। तो एक H हटा, अब यहां पर ये जो N है जाकर के कार्बन के साथ बंध बनाएगा। कार्बन का जो क्षमता है बंध बनाने की 4 है, तो एक सल्फर से ऑलरेडी जुड़ा है, और इस सल्फर के साथ जो 2 बंध बनाया था इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और एक बंध बना लिया। फिर HgCl2, तो HgS अलग हो गया, Cl2 कहां जाएगा? एक आपका H यहां का, एक H आपका यहां का, 2HCl के रूप में अलग हो गया, और ये कहला गया बच्चों आपका मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। एग्जाम में यदि नाम से पूछा जाएगा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन को समझाइए, मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया को लिखिए, तो आप लोगों को इतना लिखना है। ये क्रम है बच्चों, एक ही लाइन पे आ जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पे नहीं आ पाए इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, और इतना लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।